एक जमाने में बर्बाद होने वाली कौम ने चंद दहाइयों में खुद को रोबोटिक सुपर पावर में कैसे बदल दिया। सोचिए एक ऐसे मुल्क का जहां बुलेट ट्रेन्स सेकंड्स के हिसाब से दौड़ती हैं, रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल करते हैं और कदीम मंदिरों के आसपास नियॉन लाइट्स की चमक रात को दिन बना देती हैं। आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जो इस कौम को कभी रुकने नहीं देता? आइए जानते हैं जापान के कुछ हैरानकुन हकायक, एक ऐसी कौम के बारे में जिसने अपनी रूह को दोबारा तामीर किया और मुस्तकबिल को एक नया रुख दिया। ये सब कुछ 1945 में शुरू हुआ। जापान खंडरात में बदल चुका था, शहर मट्टी का ढेर बन गए थे, सनतें तबाह हो चुकी थी और लाखों लोग बेघर थे। लेकिन अगर यही तबाही दोबारा जन्म लेने की जमीन बन जाए तो क्या होगा? एलाइड ऑक्यूपेशन के दौरान जापान की बुनियादों को असरे नौ तरतीब दिया गया। जो जमीन कभी चंद अमीरों के कब्जे में थी वो किसानों में तकसीम कर दी गई। मिलिटरिज्म की जगह डेमोक्रेसी ने ले ली। जंग को हवा देने वाले बड़े ज़ेबैत्सु कारोबारी ग्रुप्स खत्म कर दिए गए, मगर बाद में वही निज़ाम ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉरपोरेट नेटवर्क्स की शक्ल में दोबारा उभरा, जिन्हें किरेत्सु कहा गया। यहाँ सवाल ये है कि क्या एक टूटी हुई कौम वाकई अपनी तकदीर का नक्शा बदल सकती है? सब रुकावटों के बावजूद जापान ने ये कर दिखाया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक अटैक्स के बाद जापानी डॉक्टर्स और नर्सेस ने, जिनमें से खुद भी कुछ विक्टिम्स थे, स्कूल्स और मंदिरों में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स कायम किए, जबकि रजाकारों और तुलबा ने मलबा हटाया। वसाइल इंतहाई कम थे, इसलिए मुतासिरीन ने धात, लकड़ी और शीशे को दोबारा इस्तेमाल करके घर और वर्क प्लेसेस तामीर किए। 1940s की दहाई के आखिर तक वसी पैमाने पर सदमे और मासूरी के बावजूद कई लोग दोबारा काम पर लौट आए। जिन्होंने हाथ या पांव खो दिए थे, उन्हें खुसूसी महारतें जैसे सिलाई, मशीनरी का काम या अकाउंटिंग सिखाई गई। जापानी हुकूमत ने बाद में एटॉमिक बॉम्ब के मुतासिरीन को कानूनी हैसियत दी, मुफ्त मेडिकल केयर, महाना वसाइफ और समाजी मदद भी फराहम की। जबकि हिरोशिमा हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव जैसे इक़दामात ने मासूर मुतासिरीन को मुकामी और इंटरनेशनल सतह पर बाइज़्ज़त रोजगार हासिल करने के मौके भी फराहम किए। फिर तारीख ने जापान के हक में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई और अचानक वो जापानीज फैक्ट्रीज जो वर्ल्ड वॉर के बाद खामोश थी, दोबारा जिंदगी से भर गई। जरा सोचिए, एक ऐसी इकोनॉमी जो खुद जंग में शामिल नहीं थी, मगर एक और जंग से दोबारा रिवाइव हो रही थी। अमेरिकन प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स की बारिश होने लगी। व्हीकल्स, यूनिफॉर्म्स, मशीन पार्ट्स, हर चीज की डिमांड बढ़ गई और जापान ने वो सब कुछ डिलीवर किया। इसी सडन डिमांड ने जापानीज इकोनॉमी में नई जान डाल दी। 1960 की दहाई तक जापान सिर्फ पीछे नहीं चल रहा था, वो दुनिया में क़यादत करने लगा था। कभी शिकस्त खोरदा ये कौम आखिर कैसे प्रिसीजन और परफेक्शन की आलमी अलामत बन गई? इसका जवाब छुपा था काइज़न में, यानी कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के फलसफे में। हर वर्कर की अहमियत थी, हर स्क्रू, हर सीम, हर सेकंड की कीमत थी। फेलियर को नक्स नहीं बल्कि फीडबैक समझा जाता था। यही जज्बा जापान को इसकी गोल्डन एज में ले गया। फिर एक बहरान आया जिसे कोई इकोनॉमी नजरअंदाज नहीं कर सकती। जापान की आबादी बुढ़ापे की तरफ जा रही थी, बर्थ रेट्स गिर गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई और 2000 की दहाई के अवाइल तक आबादी कम होना शुरू हो गई। जब मुस्तकबिल के लिए यंग पीपल खत्म हो जाएं तो क्या होता है? कुछ देही टाउन्स में स्कूल बंद हो गए क्योंकि बच्चे ही नहीं बचे। खेत जंगल में बदल गए, शहरों में उम्र रसीदा अफराद अकेले रह गए, अक्सर बगैर किसी खानदान के। बहुत से ममालिक के लिए ये कोलैप्स की गिनती होती है, लेकिन जापान के लिए ये इनोवेशन की गिनती थी। जब वर्कफोर्स कम हो गई तो जापान ने इस तरफ रुजू किया जो उसे सबसे बेहतर आता था, यानी टेक्नोलॉजी।
फैक्ट्रियां जो पहले ही ऑटोमेशन से भरपूर थीं और भी एडवांस्ड हो गई। रोबोट्स ने बेमिसाल प्रिसीजन के साथ पेंटिंग, वेल्डिंग और असेंबली का काम किया। लेकिन जापान सिर्फ यहाँ नहीं रुका, रोबोटिक्स को फैक्ट्री फ्लोर से नर्सिंग होम्स तक ले गया। क्या एक रोबोट केयर गिवर, दोस्त या कंपेनियन बन सकता है? जापान में ये सवाल फ्यूचरिस्टिक नहीं बल्कि एक हकीकत है। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं पारो से, एक सॉफ्ट रोबोटिक सील जो टच पर रिएक्ट करता है और डिमेंशिया के मरीजों को काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओसाका में रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स में सीनियर्स के हार्ट रेट्स और मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। टोक्यो में ह्यूमनाइड रोबोट्स जैसे पेपर कस्टमर्स को ग्रीट करते हैं, बातचीत करते हैं और मालूमात फराहम करते हैं। जापान का 5.0 सोसाइटी विजन एक ऐसी दुनिया का तस्वुर पेश करता है जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी सीमलेसली मर्ज होकर एक सुपर स्मार्ट सोसाइटी तख्लीक करते हैं। लेकिन स्टील और सर्किट्स के पीछे एक टाइमलेस हकीकत छुपी है, यानी कम्युनिटी। ओकिनावा में जहां लोग अक्सर 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, बूढ़े अपनी वाइटैलिटी का क्रेडिट सिर्फ डाइट को ही नहीं देते बल्कि लाफ्टर, जॉय और बिलोंगिंग को भी देते हैं। जापान में लॉन्जेविटी एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। मुआई का तस्वुर यानी जिंदगी भर के सोशल ग्रुप्स जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बूढ़ों को कनेक्टेड और एक्टिव रखता है। मुआशी तौर पर जापान एक पैराडॉक्स है, ताकत और दबाव दोनों का हामिल। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, फिर भी इसका पब्लिक डेट जीडीपी के 200% से भी ज्यादा है। ऐसी नेशन इतनी बर्डन होने के बावजूद इनोवेशन में क़यादत कैसे बरकरार रखती है? जवाब है अडेप्टेबिलिटी। जापानीज इंडस्ट्रीज कभी इवॉल्व करना बंद नहीं करती। जब सस्ते मैन्युफैक्चरिंग दीगर एशियन ममालिक में मुंतकिल हुए, जापान ने हाई वैल्यू इनोवेशन की तरफ रुजू किया। एक बार फिर तरक्की की राहें बदलते हुए जापान खुद प्रोग्रेस की नई तारीफ पेश करता है। ज़रूरी शोबे में रोबोट्स अब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं, जबकि ड्रोन जमीन की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। लॉजिस्टिक्स में ऑटोनोमस व्हीकल्स स्मार्ट सिटीज में गुड्स डिलीवर करते हैं। डिजास्टर रिस्पांस में रोबोटिक डॉग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स ज़लज़लों के बाद सर्वाइवर्स तलाश करते हैं। जापान मुस्तकबिल का इंतजार नहीं करता, ये उसे खुद प्रोटोटाइप करता है। आज का जापान वो चीज़ें रखता है जिनका दुनिया सिर्फ तसव्वुर ही कर सकती है। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं जो दिन रात बगैर रुके गर्म खाने से लेकर छतरियों तक सब कुछ फराहम करती हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन्स रफ्तार की और वक्त की पाबंदी की आलमी अलामत है। इनकी ताख़ीर एक साल में औसतन 1 मिनट से भी कम होती है। जापान में दुनिया की सबसे पुरानी मुसलसल चलने वाली कंपनी कोंगो गुमी मौजूद है, जो पिछले 1400 सालों से मंदिरों की तामीर कर रही है। यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दुनिया भर में मिसाल है। लोग कचरा दर्जनों इकसाम में अलग करते हैं, जिससे जापान दुनिया के सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग रेट्स वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। गलियां निहायत साफ और महफूज हैं, जहां क्राइम रेट्स ना होने के बराबर हैं। रोजमर्रा जिंदगी भी गैर मामूली है। ऑटोमेटिक टॉयलेट्स विद कैप्सूल होटल्स, हाई टेक स्टोर्स, बिडेट्स और ऑनसेन थर्मल बाथ्स अमली जिद्दत और इनोवेशन की रोशन मिसालें हैं। ये मुल्क अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर में भी दुनिया का रहनुमा है, जहां जदीद बेस आइसोलेशन सिस्टम्स, फ्लेक्सिबल बिल्डिंग मटेरियल्स और शॉक एब्सॉर्बिंग फाउंडेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ज़लज़ले के दौरान इमारतों को गिरने की बजाय महफूज अंदाज में झूलने की इजाज़त देते हैं और साज़गार माहौल प्रोवाइड करते हैं। जापानीज स्कूल्स भी अपने नज़्मो ज़ब्त और प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए फेमस हैं। तलबा अपनी क्लासें और कॉरिडोर्स खुद साफ करते हैं। बच्चे कम उम्री में ही बजटिंग, टैक्सेस और फाइनेंस जैसे प्रैक्टिकल मज़ामीन सीखते हैं, जबकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्राइमरी से हाई स्कूल तक लाजमी मसमूल है,
ताकि वो टेक्नोलॉजी के दौर के लिए तैयार हो। जापान में ऑटोमेटिक प्रमोशन सिस्टम भी राइज है, जहां तुलबा को अगली जमात में तरक्की उनकी कोशिश और सीखने के अमल को देखते हुए दी जाती है, न कि सिर्फ इम्तिहानी नंबरों की बुनियाद पर। जापान इस बात की जिंदा मिसाल है कि इनोवेशन, डिसिप्लिन और ट्रेडिशन किस तरह मुस्तकबिल को तश्कील दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वापस आए मज़ीद ऐसे ही हैरानकुन और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।